वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बाइलिनियर या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। द्विरेखिक रूपांतरण। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें। W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी रूप का रूपांतरण एक द्विरेखिक रूपांतरण या रेखिक भिन्नात्मक कहलाता है या लीनियर फ्रैक्शनल कहलाता है, जहां a, b, c, d सम्मिश्र अचर है तथा AD माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। AD माइनस बी सी क्या है? नॉट इक्वल टू 0। अचर व्यंजक AD माइनस बी सी इस रूपांतरण की सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है? डिटर्मिनेंट कहलाती है। तो W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी का प्रकार का रूपांतरण क्या कहलाता है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यदि AD माइनस बी सी इक्वल टू 1 हो तो ये रूपांतरण प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइड कहलाता है। नॉर्मलाइड कहलाता है। पुनः चूंकि इस रूपांतरण का अध्ययन सर्वप्रथम महान गणितज्ञ थे मोबियस ने किया था, अतः इसे प्राय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। चूंकि W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी दो रेखिक रूपांतरणों का अनुपात है, अतः इसे रेखिक भिन्नात्मक कहा जाता है। अब चूंकि W इक्वल टू आपको ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी दे रखा है, तो सी जेड प्लस डी का क्या करते हैं? क्रॉस गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है CW प्लस DW माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर यह W एवं Z दोनों में रेखिक है, अतः इसे द्विरेखिक रूपांतरण कहा जाता है। चूँकि W में भी रेखिक है और Z में रेखिक है, इसलिए इस रूपांतरण को द्विरेखिक रूपांतरण कहा जाता है। उपर्युक्त द्विरेखिक रूपांतरण का प्रतिलोम रूपांतरण निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। Z इक्वल टू माइनस DW प्लस बी अपॉन CW माइनस ए। इसकी सारणिक होगी माइनस D इंटू माइनस ए माइनस बी सी इक्वल टू AD माइनस बी सी है, जो कि इस उपर्युक्त द्विरेखिक रूपांतरण की सारणी के बराबर है। तो उसकी सारणी तो क्या थी? AD माइनस बी सी के बराबर थी, और इसकी सारणी किसके बराबर? AD माइनस बी सी के बराबर। तो सारणी के मान में कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो उपर्युक्त द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल का प्रत्येक बिंदु केवल Z इक्वल टू माइनस D अपॉन सी छोड़कर, जबकि C नॉट इक्वल टू 0 है, W समतल के एक अद्वितीय बिंदु से संबंध है तथा इसके प्रतिलोम रूपांतरण के अंतर्गत W समतल का प्रत्येक बिंदु केवल W इक्वल टू A अपॉन सी को छोड़कर, जब C नॉट इक्वल टू 0 है, Z समतल के एक अद्वितीय बिंदु से संबंध है। यदि दोनों विस्तृत समतल लें तो विस्तृत समतल लें तो छोड़ गए बिंदु Z इक्वल टू छोड़े गए बिंदु क्या है? Z इक्वल टू कितना? माइनस के D अपॉन सी तथा W इक्वल टू कितना? A अपॉन सी क्रम से W इक्वल टू इन्फिनिटी तथा Z इक्वल टू इन्फिनिटी से संबद्ध होंगे। अतः यदि Z समतल एवं W समतल में इन्फिनिटी बिंदु सम्मिलित कर लें, अर्थात विस्तृत समतल ले लें, एक्सटेंडेड क्या ले लें? प्लेन ले लें, तो प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत दोनों समतल के बिंदुओं में एक ही संगति 1:1 क्रॉसपोंडेंस 1:1 क्या आएगा? क्रॉसपोंडेंस होती है, अर्थात यह रूपांतरण एक ही आच्छादक होता है। तो यह तो द्विरेखिक रूपांतरण का क्या है? आपकी थ्योरी है। द्विरेखिक रूपांतरण क्या होता है तथा इसका प्रतिलोम रूपांतरण क्या होता है। दोनों में हमने सारणी का मान निकाला, दोनों में सारणी का मान में कुछ चेंज नहीं है, सेम मान होता है। लेकिन इसमें अगर W इक्वल टू दे रखा है, इसमें Z इक्वल टू क्या हो? माइनस के D अपॉन सी हो। Z इक्वल टू माइनस D अपॉन सी है, तो क्या रूपांतरण क्या W का मान क्या देगा? इन्फिनिटी देता है। और अगर इसमें Z इक्वल टू जो रूपांतरण दे रखा है, इसमें W का मान कितना हो? A अपॉन सी हो, तो ये क्या देगा? इन्फिनिटी मान देगा। तो दोनों को सम्मिलित कर लें तो 1:1 क्रॉसपोंडेंस आती है, तो ये रूपांतरण एक ही आच्छादक होता है। अब आगे स्टूडेंट, हम जो द्विरेखिक रूपांतरण दे रखा है उसको पे बेस्ड एक ये इम्पोर्टेंट क्या है? थ्योरम है। तो थ्योरम देखें। द्विरेखिक रूपांतरण W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या है? संयुक्त है। तो द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज ए कॉम्बिनेशन है
ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो प्रारंभिक रूपांतरण होगा क्या है, संयुक्त। तो W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इक्वल टू, तो देखें जो सी जेड प्लस डी दे रखा है आपको, तो इसको लिखने का तरीका ए अपॉन सी इंटू सी जेड प्लस डी प्लस बी माइनस ए डी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो बराबर ए अपॉन सी। तो सी जेड प्लस डी है जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, ऐसी टर्म हमने क्या बनाई, न्यूमरेटर में बनाई। तो ए अपॉन सी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर इंटू जेड प्लस डी अपॉन सी, तो जहाँ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। अब यदि हेक्साई इक्वल टू जेड प्लस डी अपॉन सी लें, ईटा इक्वल टू 1 अपॉन हेक्साई लें, तो न्यू बराबर आएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ईटा। तो इक्वेशन नंबर 2, 3, 2, 3, 4 नाम दिया इनको। तथा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन सी प्लस न्यू। तो इक्वेशन नंबर 5। तो जो रूपांतरण फर्स्ट है, निम्न प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या है, संयुक्त प्राप्त होता है। ए सेकंड तथा 5 से स्थानांतरण प्राप्त होता है, 3 से वास्तविक अक्ष तथा इकाई वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोमन है, और इक्वेशन जो 4 इक्वेशन है उससे घूर्णन एवं आवर्धन आते हैं। प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या होता है, संयुक्त होता है। तो ये द्विरेखिक रूपांतरण पर बेस्ड क्या है, आपकी थ्योरम है कि जो कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण है वो प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या होता है, संयुक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम में देखें, प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है। जो देखिए द्विरेखिक रूपांतरण है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में क्या करता है, प्रतिचित्रित करता है, मैप्स करता है। तो प्रूफ देखें, तो माना जेड समतल में किसी वृत्त का समीकरण ए इंटू जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ ए कॉमा सी वास्तविक है तथा बी सम्मिश्र ऐसे अचर है कि बी इंटू बी का कॉन्जुगेट ग्रेटर देन ए इंटू सी। ए इक्वल टू 0 होने पर समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। अगर ए इक्वल टू हम 0 लें तो समीकरण एक किसको व्यक्त करेगा, सरल रेखा को व्यक्त करेगा। माना डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो जेड इक्वल टू मान निकालेंगे तो कितना आएगा, डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी जेड डब्ल्यू माइनस ए। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, इनको 2 नाम दिया, डब्ल्यू का मान और जेड का मान ही होगा। कोई एक द्विरेखिक रूपांतरण है, तो इस रूपांतरण के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब, 1 इक्वेशन है उसका प्रतिबिंब क्या होगा, देखो तो ए इंटू, अब जेड का मान कितना है जो लिख दें आप, जो है माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू जेड बार का मान कितना होगा, माइनस जो इसका बार लेना है तो डी बार, चूँकि Z1 इंटू Z2 का बार कितना होता है, Z1 बार इंटू Z2 बार, तो डी बार इंटू डब्ल्यू बार प्लस बी बार अपॉन सी बार इंटू डब्ल्यू बार माइनस ए बार प्लस बी इंटू, अब किसका मान लिखना है, जेड का मान, माइनस के डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए प्लस बी बार इंटू माइनस के डी बार इंटू डब्ल्यू बार प्लस बी बार अपॉन सी बार इंटू डब्ल्यू बार माइनस ए बार प्लस सी इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट ए इंटू, अब चूँकि सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू सी बार इंटू डब्ल्यू बार माइनस ए बार क्या है, कॉमन है यहाँ पे, एलसीएम है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इम्प्लाई डेट ए इंटू माइनस के डी डब्ल्यू प्लस बी इंटू माइनस के डी डब्ल्यू बार कितने आप माइनस के डी डब्ल्यू बार नहीं आया, कितना आएगा, सी डब्ल्यू बार प्लस माइनस के सी डब्ल्यू बार, चूँकि इसमें सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू सी डब्ल्यू बार इंटू ए बार है सेम है, तो क्या आएगा, माइनस इम्प्लाइड एट ए इंटू माइनस के डी डब्ल्यू प्लस बी इंटू माइनस के डी बार इंटू डब्ल्यू बार प्लस बी इंटू माइनस के डी डब्ल्यू प्लस बी इंटू सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार प्लस बी बी बार इंटू माइनस के डी बार इंटू डब्ल्यू बार प्लस बी बार इंटू सी डब्ल्यू माइनस ए प्लस सी इंटू सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइड एट हम इनको सोल्व कर लेंगे, जो भी टर्म इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो टर्म आएगी, जो टर्म कैंसिल हो रही है, एक पॉजिटिव है सेम टर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आपस में क्या जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो टर्म बचती है उनको हम लिख रहे हैं। तो इम्प्लाइड एट ए इंटू डी इंटू डी बार माइनस बी इंटू डी इंटू सी बार माइनस बी बार डी बार सी प्लस कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी इंटू सी बार, अब इसको कोष्टक में लिख दिया इंटू डब्ल्यू बार प्लस कोष्टक में लिख देंगे जो टर्म है माइनस ए इंटू बी बार डी प्लस बी कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए बार इंटू डी प्लस बी बार इंटू स्मॉल बी बार इंटू सी माइनस कैपिटल सी इंटू ए बार
इसको क्वेश्चन लिख दिया जो टर्म है इंटू डब्लू, चूँकि डब्लू के रूप में हम क्या बना रहे हैं, डब्लू और डब्लू आर के रूप में क्या बना रहे हैं कि टर्म में हम इक्वेशन बना रहे हैं। डब्लू प्लस माइनस के ए इंटू बी इंटू डी बार प्लस कैपिटल वी इंटू सी बार प्लस कैपिटल बी बार इंटू डी बार प्लस इंटू ए माइनस कैपिटल सी इंटू सी बार इंटू ए इंटू डब्लू आर प्लस ए इंटू बी बार माइनस कैपिटल बी इंटू ए बार माइनस वी बार इंटू ए प्लस कैपिटल सी इंटू ए बार इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया 3। अब चूंकि ये जो टर्म दे रखा है कोष्टक में उनको हम एक नई टर्म से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इम्प्लाइड एट अल्फा इंटू डब्ल्यू आर प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा इंटू डब्ल्यू आर प्लस गामा इक्वल टू 0, जहाँ अल्फा इक्वल टू जो टर्म है कोष्टक में डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू आर से पहले जो कोष्टक जो टर्म है इसका नाम क्या दिया हमने अल्फा, फिर डब्ल्यू से पहले जो टर्म है उसको हमने क्या नाम दिया बीटा इंटू माइनस ए, और डब्ल्यू आर से पहले जो टर्म है उसको नाम क्या दिया हमने, उस टर्म को नाम दिया हमने बीटा टर्म दिया। और जबकि जो लास्ट टर्म है जो कोफिशिएंट है जिसमें ये क्या है कांस्टेंट टर्म है उसको नाम दिया हमने गामा, तो गामा टर्म। तो ये इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई, किसमें डब्ल्यू और डब्ल्यू आर में एक रेखिक इक्वेशन, तो क्या हो गई इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो अल्फा इंटू डब्ल्यू आर प्लस बी इंटू डब्ल्यू आर प्लस गामा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त। स्पष्ट है कि अल्फा और गामा वास्तविक है तथा डब्ल्यू आर के गुणांक संयुग्मी सम्मिश्र है, अतः समीकरण 3 वृत्त या सरल रेखा को व्यक्त करता है। समीकरण 3 है वृत्त या सरल रेखा को व्यक्त करेगा। अगर अल्फा का मान मैं 0 लूँ जब तो हमें, चूँकि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी थी उसमें अगर ए का मान 0 लूँ जब तो ये सरल रेखा को व्यक्त करता है, और जब ए का मान 0 नहीं है जब तो ये वृत्त का समीकरण है। इसी प्रकार जो इक्वेशन 3 प्राप्त हुई है, चूँकि हमने डब्ल्यू का मान लिखा था ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और जेड का मान लिखा था माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए, इसको मान इसमें पुट किया था इक्वेशन 1 में, तो हमें इक्वेशन 3 प्राप्त हुई है अल्फा इंटू डब्ल्यू आर प्लस बी इंटू डब्ल्यू आर प्लस गामा इक्वल टू 0, जो इक्वेशन 3 प्राप्त हुई है। इस इक्वेशन में अगर अल्फा इक्वल टू क्या हो 0 हो तो इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, सरल रेखा की इक्वेशन है। और अगर अल्फा का मान 0 नहीं है तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अतः समीकरण 3 वृत्त या सरल रेखा को व्यक्त करता है। परिणामतः है द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वृत्त या सरल रेखा का प्रतिचित्रण वृत्त या सरल रेखा ही होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले द्विरेखिक रूपांतरण के बारे में पढ़ाया, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया। उसके बाद द्विरेखिक रूपांतरण से संबंधित मैंने आपको थ्योरम के बारे में पढ़ाया। 2 थ्योरम पढ़ाई। तो पहली थ्योरम थी कि द्विरेखिक रूपांतरण है वो प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या है, संयुक्त है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने सेकंड थ्योरम की कि द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत किसी वृत्त या सरल रेखा का प्रतिचित्रण है वो किसी वृत्त या सरल रेखा में होता है। तो उसको भी हमने थ्योरम के माध्यम से प्रूव किया। तो जब भी आपको टाइम मिले जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में जो भी इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टर्म है यूज होए अन्य टॉपिक में, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, तथा साथ ही आपकी बुक में जो ये टॉपिक पढ़ाए इनसे बेस्ड जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट।